जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे क्रांतिकारियों पर, लेकिन आज एक अलग तरह की घटना का जिक्र कर लेते हैं। देश की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और कहा जाता है कि आज़ादी की जो दूसरी लड़ाई हुई थी इमरजेंसी के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, तो ये घटना जो है वो जुड़ी हुई है लोकनायक जयप्रकाश नारायण से। यह वीडियो आप देखिए, ये एक घर का वीडियो है, संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। यहाँ जेपी की तस्वीरें हैं, उनके इस्तेमाल किए गए सामान हैं, उनकी पत्नी प्रभावती के इस्तेमाल किए गए सामान हैं, बाकी सब कुछ है। ये दरअसल जेपी और प्रभावती का आवास हुआ करता था। ये पटना में है, राजेंद्र नगर में, और इसका नाम चरखा समिति, अभी बिहार चरखा समिति इस बिल्डिंग को कहते हैं। अब ये जेपी आवास के नाम से भी प्रसिद्ध है। 1 अक्टूबर 1971 की बात है, जब इसी घर में, इसी जेपी निवास में 35-36 साल का एक नौजवान जेपी के पास पहुंचा और कहा कि मेरा नाम राम सिंह है। जेपी ने पूछा कि हाँ बताइए क्या काम है। तो उसने कहा कि मैं चंबल घाटी का ठेकेदार हूं और डाकुओं की तरफ से आपके पास एक मैसेज लेकर के आया हूं, संदेश लेकर आया हूं। तो जेपी ने कहा कि क्या संदेश है। तो उस युवक ने कहा कि डाकू लोग आपके सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। यह वो दौर है जब काफी अधिक संख्या में चंबल घाटी में डकैत हुआ करते थे। बहुत सारे गिरोह थे डकैतों के। वो खुद को डाकू नहीं मानते थे, बागी कहते थे अपने आप को कि हम समाज के जुल्म सितम से उब करके और बगावत करके हम लोग बागी बन गए हैं। और जयप्रकाश नारायण भी 1971 तक पूरी तरह से राजनीति से अलग हो चुके थे और सर्वोदय आंदोलन चला रहे थे। वो आम लोगों के लिए काम कर रहे थे, राजनीति से हट करके। उससे पहले उन्होंने भूदान में भी विनोबा के साथ काम किया था। तो ये कहा उस युवक ने कि डाकू लोग आपके सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। तो जेपी ने कहा कि इस काम के लिए आप विनोबा जी के पास चले जाइए, यह काम मैं नहीं करूंगा। तो उस युवक ने कहा कि पहले मेरी पूरी बात आप सुन लीजिए। उधर के सारे जितने भी डाकू हैं वो सब आपके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे और इस तरह से वहां की जो बहुत बड़ी समस्या है, डाकुओं की समस्या, वो सिरे से एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। उस युवक की बात पर का विश्वास नहीं किया जेपी ने। कह दिया साफ साफ कि मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये कि अब मैं अपने हाथ खींच रहा हूँ हर काम से, धीरे धीरे सब काम मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरों के हवाले कर रहा हूँ। तो इस काम के लिए बढ़िया है कि आप चले जाइए विनोबा जी के पास, हमसे ये काम नहीं हो सकेगा। इस पर जो युवक आया था उसने कहा कि डाकुओं का एक प्रतिनिधि गया था विनोबा जी के पास, लेकिन उन्होंने आपसे मिलने के लिए कहा। मतलब विनोबा जी ने कहा कि जेपी से आप लोग जाकर के मिलिए। तो भी जेपी ने कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। वो बोले हैं फिर भी कई तरीके से उस युवक ने जेपी को समझाने का यह प्रयास किया कि आप मान जाइए, लेकिन जेपी इनकार करते रहे। अचानक वह युवक जेपी के सामने आकर के खुद खड़ा हो गया और उसने कहा, बाबूजी मैं खुद माधो सिंह। माधो सिंह का नाम सुनते ही जेपी चौंक पड़े, क्योंकि माधो सिंह बहुत बड़े डकैत का नाम था। उस जमाने में 1970-71 में 1.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था माधो सिंह पर। और वो 1.5 लाख का इनामी डकैत माधो सिंह जेपी से आकर के उनके आवास में मिल रहा है। कहीं कोई ये नहीं पकड़े जाने का। और वो माधो सिंह जेपी आवास पर आकर के सीधे जेपी से मिल रहा है और खुद का परिचय भी आखिर दे दिया कि मैं माधो सिंह हूं। जेपी बोले कि आपके सिर पर 1.5 लाख रुपए का इनाम है और आपने मेरे पास आने का खतरा क्यों उठाया। इस पर माधो सिंह ने कहा कि बाबूजी आपके पास इसीलिए आया हूं क्योंकि हम सभी डाकुओं का आप पर पूरा विश्वास है कि आप जो हम लोग चाहते हैं और जिस तरह से चाहते हैं वो आप काम करा सकते हैं। अब स्थिति ऐसी बन गई थी कि जेपी के लिए ना करना मुश्किल हो गया और उन्होंने कहा कि स्वीकार कर लिया कि ठीक है ये काम मैं कराऊंगा। माधो सिंह के आने की सूचना
वहाँ पर ढेर सारे लोग जेपी आवास में रहते थे, काम करते थे। वहाँ महिलाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ था और भी बहुत कुछ होता था। तमाम नेता देश भर के आते रहते थे, लेकिन प्रभावती को छोड़ करके किसी और को ये जानकारी जेपी ने नहीं होने दी कि ये माधो सिंह है। और 1-2 दिन जेपी आवास में रहने के बाद, मतलब जेपी ने अपने पास रखने के बाद फिर भेज दिया नवादा जिला में एक जगह है सोखो देवरा, जहां उन्होंने सर्वोदय आश्रम बनाया था। अब भी वो है जेपी ने जो बनाया था। तो वहां पर माधो सिंह को भेज दिया गया एक कार्यकर्ता के रूप में कि जाइए आप वहां लोगों ने देखा कि बहुत जगह देश भर से लोग यहाँ आते हैं श्रमदान करने और यहाँ काम करते हैं, तो शायद ये भी कहीं से आए होंगे और काम कर रहे होंगे। माधो सिंह लोगों के बीच में वहां पर काम करने लगे। बाद में जब माधो सिंह ने आत्मसमर्पण किया और लोगों ने तस्वीर देखी तो सभी दंग रह गए कि अच्छा, जो हम लोगों के बीच आदमी काम कर रहा था, रह रहा था, हमारे साथ खाता पीता था, उठता बैठता था, वो आदमी डाकू माधो सिंह था, 1.5 लाख रुपए का इनामी डकैत। इससे पहले 1960 में विनोबा भावे ने भी कुछ डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया था। उस समय करीब 20 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था विनोबा भावे के सामने। जेपी ने कहा माधो सिंह से कि देखिए, विनोबा भावे संत थे, मैं संत नहीं हूं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी उठा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल जैसा लग रहा है। आप लोगों की अगर कोई अपेक्षा है, कोई शर्त है तो अभी ही बता दीजिए। माधो सिंह ने कहा कि हमारी कोई शर्त नहीं है, बस हम इतना चाहते हैं कि जो भी बागी आत्मसमर्पण करें तो चाहे जो सजा दे दीजिए, लेकिन फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। फांसी की सजा मतलब सजाए मौत नहीं मिलनी चाहिए, बाकी जो सजा जितनी लंबी सजा देनी है दिलवाइए, उससे नहीं, ये है दिक्कत नहीं है। जेपी ने कहा कि ये शर्त तो सही है, ये सही बात है। माधो सिंह ने आगे कहा कि हमारी शर्त यह है कि एक ही जगह सभी मुकदमे चलाए जाएं, पुलिस 6 महीने के अंदर अपना अदालत में सब कुछ सारे कागजात सबमिट कर दे और 3 साल तक मुकदमा चलने तक हम लोगों को फैसला आ जाए, माने जो भी हो, सजा होना है, बरी होना है, कितने साल की सजा होनी है, ये सब कुछ, मतलब 3 साल से अधिक ट्रायल नहीं चले। और फिर इसके साथ ही जेल में हमारे साथ गाली गलौज नहीं किया जाए, हमें हथकड़ियां नहीं पहनाई जाए और जब तक हम लोग जेल में रहेंगे तब तक हमारे परिवार, हमारे बच्चों की देखरेख की जाए। जब ये बातचीत हो गई तो फिर पहले जैसा कि कहा, जेपी ने अपने सोखो देवरा आश्रम जो नवादा में है वहां पर भेज दिया माधो सिंह को रहने के लिए। वहां किसी को पता कुछ नहीं था चला। इसके बाद जेपी ने केंद्र सरकार के गृह मंत्री से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों से बातचीत की कि इस तरह से योजना है, डाकू चाहते हैं आत्मसमर्पण करना। उधर से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला और ये हुआ कि ठीक है, तो फिर अब इस मामले को आगे बढ़ाने की तैयारी की गई। देखिए 1 अक्टूबर से ये बात सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी में ये काम नहीं होने वाला था। जेपी यह जानते थे कि ये जो समस्या है यह शक्ति और शस्त्र की समस्या नहीं है, यह सामाजिक समस्या है और समाज शास्त्र के नियमों के अनुसार ही इसे पूरी तरह से निपटाया जा सकता है। तो उन्होंने बनारस में एक संस्थान है, गांधी विद्या संस्थान, वहां के एक कार्यकर्ता को सबसे पहले भेजा चंबल घाटी में कि वो वहां जा करके और शोध करें आखिर क्या परिस्थितियां बनी और कैसे अब आगे से बेहतर वहां ऐसी स्थिति बनी, ऐसा समाज बने कि ये स्थिति फिर से पैदा ना हो। और वो पूरा रिसर्च करके वो अपना शोध पत्र आप ला करके बताइए कि क्या क्या किया जा सकता है। चंबल घाटी शांति मिशन के नाम से एक कमेटी बनाई गई। 15 दिसंबर 1971 को जेपी ने एक अपील जारी की डाकुओं के नाम कि आप लोग आत्मसमर्पण कीजिए। हजारों प्रतियां उसकी बनवाई गई, उस अपील की छपवाई गई और चंबल में हर जगह उसे वितरित कराया गया, हर जगह बांटा गया ताकि सभी अधिक से अधिक डाकू पढ़ सकें। एक जगह है वहां पर चंबल के पास जिसको अघोषित शांति क्षेत्र घोषित कर दिया गया, मतलब यहाँ अगर डकैत आते हैं तो उन्हें कोई पकड़ने की, गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करेगा, यहाँ वो आकर के बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और धीरे धीरे सभी डाकुओं का समूह वहां आने लगा, जो डाकू का नेतृत्व जो लोग कर रहे थे वो सब पहुंचने लगे और अपने हिसाब से वो बातचीत करने लगे। जेपी ने डाकुओं का भरोसा जीतने के लिए कुछ और भी काम किए। फरवरी 1972 में जेपी के आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने
डाकू मान सिंह के बेटे तहसीलदार सिंह को रिहा कर दिया। उन्हें अलग अलग मामलों में कुल मिलाकर के 247 साल की सजा सुनाई गई थी। 17 साल जेल में रहे। 17 साल के बाद तहसीलदार सिंह बाहर आए। मार्च 1972 तक चंबल के लगभग जितने भी बड़े बड़े गिरोह थे डाकुओं के, सबसे जेपी की बातचीत हो गई। फिर वे इंदिरा गांधी से मिले। इंदिरा गांधी ने भी सकारात्मक रुख अपनाया, भरोसा दिया कि ठीक है, फांसी की सजा नहीं होगी। अगर अदालत से फांसी की सजा मिलती भी है तो फिर सरकार उसे घटा देगी, फांसी की सजा नहीं होने देगी किसी को। इसके अलावा और कोई आश्वासन नहीं दिया गया। यह साफ साफ कह दिया गया डाकुओं को कि मुकदमा चलेगा, सब पर मुकदमे चलेंगे और उन्हें सजाएं मिलेंगी, सजा भुगतनी होगी। 11 अप्रैल 1972 को जेपी चंबल घाटी में पहुंचे। वहां एक गांव है जौरा, वहां पर पगारा बांध है, वहां पर विश्राम गृह बनाया गया था और वहां जेपी बाकी सबसे डाकुओं के गिरोहों से मिलना शुरू किया। उस समय चंबल का सबसे बड़ा जो गिरोह था वो डाकू मोहर सिंह का था। जो पहले जिक्र हुआ है वो डाकू माधो सिंह का जिक्र हुआ है। मोहर सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था, मतलब माधो सिंह से भी अधिक। और मोहर सिंह भी मिलने आए जेपी से। 11 अप्रैल 1972 को मोहर सिंह जब जेपी से मिले तो जेपी ने बार बार पूछा कि आपकी मांग क्या है, आपकी शर्त क्या है। मोहर सिंह ने कहा कि हमारी कोई मांग, कोई शर्त नहीं है, हमने अपना सिर आपके चरणों में रख दिया है। अब आप फांसी दिलवाइए, जेल दिलवाइए, माफी दिलवाइए, जो करना है आपके हवाले हमारा जीवन है। मोहर सिंह की बातों के जवाब में जेपी ने फिर से दोहराया कि हर एक डाकू की जान की कीमत मेरी जान की कीमत के बराबर है और मेरे होते हुए किसी भी डाकू को फांसी नहीं होगी। अगर फांसी हुई तो मैं उपवास करके अपनी जान दे दूं। जेपी ने जब ये कहा कि हर एक डाकू के जान की कीमत भी मेरी जान के बराबर है तो डाकुओं का और अधिक भरोसा जगा। वे आपस में बातचीत करने लगे। एक डाकुओं का गिरोह था जिसके सरदार का नाम था नाथू सिंह, और नाथू सिंह ने कहा कि अब तक हमें, जेपी से कहा कि अब तक हमें पकड़वाने वाले, मरवा डालने वाले बहुत सारे लोग मिले थे, पहली बार आप हमें मिले हैं जो हमें जीवन देने वाले लग रहे हैं। 13 अप्रैल 1972 को पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह रखा गया। जेपी ने सभी बागियों को तिलक लगाया और उसके बाद वहां कुछ महिलाएं बुलाई गई थी, उन सब ने सभी डाकुओं को राखी बांधी। जेपी ने कहा कि आज से आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार में शामिल हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस परिवार की इज्जत रखिएगा। इस तरह से आपका आचरण होना चाहिए कि कोई इस परिवार पर कभी उंगली न उठाए। उसी समय मध्य प्रदेश के डीआईजी की पत्नी भी वहां पहुंच गई समारोह देखने, और जेपी ने कहा कि आप भी इन लोगों को राखी बांधिए। पहले तो वो हिचकी, लेकिन ये गजब का दृश्य रहा होगा कि डीआईजी की पत्नी ने भी फिर सभी डाकुओं को राखी बांधी। 14 और 16 अप्रैल 1972 को आत्मसमर्पण का कार्यक्रम रखा गया। गांधी की तस्वीर के सामने डाकू बारी बारी से आते और अपना हथियार रखते जाते। एक से एक कीमती हथियारों को वहां ढेर लग गया। उसमें पिस्तौल, ऑटोमेटिक राइफल, मशीन गन, टेलीस्कोप और तमाम तरह के हथियार, कारतूस, बम, सब कुछ वहां पर जमा होते जा रहा था और बहुत बड़ा ढेर सा लग गया हथियारों का। जब हथियारों को समर्पित करने का ये कार्यक्रम पूरा हो गया तो फिर माधो सिंह ने सभी डाकुओं की तरफ से समाज से माफी मांगी और एक निवेदन पढ़ करके सुनाया। माधो सिंह ने निवेदन में कहा, हम अपने आप को समाज की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। बाबा विनोबा जी और बाबू जयप्रकाश जी के आशीर्वादों के साथ हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। हमसे बहुत भूलें हुई हैं, उसके लिए हमें दिल से पछतावा हो रहा है। हमारी वजह से जिन जिन को दुख और तकलीफ हुई है उन सब से हम माफी मांगते हैं। इसके बाद सभी डाकुओं को रामायण की एक किताब और
विनोबा जी द्वारा जो गीता प्रवचन की एक किताब थी, वो मतलब दो किताबें सभी डाकुओं को दी गई, एक रामायण और एक गीता प्रवचन। डाकू मोहर सिंह बिल्कुल ही अनपढ़ थे, कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उन्होंने जेपी से एक वादा किया कि अभी मुझे रामायण पढ़नी नहीं आती, लेकिन जब मैं जेल से निकलूंगा तो आपको रामायण पढ़ करके सुनाऊंगा। यह जो डाकुओं के समर्पण का कार्यक्रम हुआ, यह पूरी दुनिया के लिए अनूठा कार्यक्रम था कि एक बंदा जा रहा है और वहां इतनी बड़ी संख्या में सभी डाकू आत्मसमर्पण कर रहे हैं। न वहां पर पुलिस से मुठभेड़ की जरूरत पड़ी, न दहशत की जरूरत पड़ी, शक्ति का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। और गांधी की एक तस्वीर रखी हुई है, गांधी का एक शिष्य बगल में खड़ा है और चंबल के सारे डकैत वहां आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां ये खबर वहां के मीडिया में नहीं छपी हो। आपको यह जान करके हैरानी हो सकती है कि 1972 में ये जो आत्मसमर्पण का कार्यक्रम चला, 654 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था। चंबल के 654 डाकुओं ने, जैसा कि सरकार ने वादा किया था, जेपी ने वादा किया था, किसी भी डाकू को फांसी की सजा नहीं दी गई। आज ये कहानी इसलिए मैं आप सबको सुना रहा हूं क्योंकि ये 14 अप्रैल एक तो ऐतिहासिक दिन है कि हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, और फिर साथ ही यह वही ऐतिहासिक दिन है जब चंबल में डाकुओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। हम लोगों ने रामायण के रचयिता वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से डाकू से फिर वो संत हो गए, ऋषि हो गए, और ये घटना बताती है कि किस तरह से फिर डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर वो एक बेहतर नागरिक के रूप में जीवन बिताने लगे। जेपी से कभी इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वर की लीला है, मैंने कुछ नहीं किया। जेपी शुरू में आस्तिक थे, बाद में थोड़ा सा वो क्रांतिकारी विचारधारा के जब बन गए तो नास्तिक हो गए थे, फिर गांधी के संपर्क में आए और गांधीवादी जब बने, आश्रम वगैरह चलाने लगे, तो फिर से आस्तिक हो गए थे और ईश्वर वगैरह में विश्वास करने लगे थे। और उन्होंने कहा इसका पूरा श्रेय, इस घटना का श्रेय उन्होंने ईश्वर को दिया, कहा कि ये ईश्वर की लीला है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो घटना है इससे जुड़ी हुई कुछ यादें मेरे पास अलग से भी हैं। हमारे गांव में दशहरा में नाटक खेला जाता था और एक साल इस घटना पर भी केंद्रित एक नाटक हुआ था। तब मुझे ये नहीं पता था कि ये सच्ची घटना है कोई इस तरह की। हम लोग नाटक खेलते थे और गांव में जो नाटक होता है वो चंबल घाटी, चंबल का शेर, चंबल के सपूत, चंबल के बागी, इसी हिसाब से ये सब नाटक हुआ करते थे। तो मैं भी इस नाटक का एक पात्र था और मैंने उसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका निभाई थी। ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो से फिर क्रांतिकारियों की कहानियां जारी रहेंगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।